बहन। क्या हुआ मेम साहब जी? उन्हें दूसरे रूम में गणेश जी की फोटो मिल गई है। अब चलो तुम। ठीक है। चलिए। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं महागुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। महासरस्वत्यै नमः। हे माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। एक अच्छे काम के लिए आप मेरा साथ हमेशा देंगी, मेरा विश्वास है ये। अब मैं भी विश्वास से आगे बढ़ने जा रही हूँ। गायत्री माँ जी के अंगूठे की छाप कहाँ है, आपको मुझे दिखाना होगा माँ। माँ जी की हत्या करने वाले दुश्मन कौन है, मुझे दिखाइए माँ। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये ऐर्मे लक्ष्मी ऐर्मे नश्यतां त्वां वृणे। बेटी, पूजा संपन्न हो गई, अब आरती कर लीजिए। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति है क्षितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय है महिषासुरमर्दिनि कनकपर्दिनि शैलसुते वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षदे वनपोषिणि शङ्करतोषिणि विषमोषिणि घोषरते।
माता जी, साक्षात माता ने ही ये तांडव किया है। आपके परिवार के साथ माता जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, ये यही दर्शाता है। दीदी, नैनी त्रिशूल से तांडव करते समय ऐसा लग रहा था कि काली देवी राक्षसों का संहार कर रही है। हम इमीडिएटली यहाँ से नहीं जाएंगे ना तो हमारा संहार पक्का है। हे माँ विशालाक्षी, गायत्री माँ जी की अंगूठे की छाप के लिए इस घर में आए हैं। उसके मिलने से पहले ही कोई अनर्थ होने वाला है। आप मुझे ये दिखा रही हैं। आपकी लीला को मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ माँ। दीदी, मैंने तुम्हारा बैग भी पैक कर दिया है। अब हम यहाँ से चलते हैं, चलो। दीदी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। नैनी को फिंगरप्रिंट तो मिले ही नहीं है और 5 मिनट में हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। बाप रे, जान बच गई सोचकर ठंडी सांस ले रहा हूं मैं दीदी। लेकिन तुम किस बारे में इतना सोच रही हो? इस घर को कैसे जलाऊं ये सोच रही हूँ। दीदी, तुमने जो सुना वो सच है परशु। मैंने डिसाइड किया है कि इस घर को जला दूंगी। नहीं दीदी, इस घर को अपने नाम करके बेच देंगे तो कम से कम 50 लाख तो मिल जाएंगे। जला देंगे तो क्या मिलेगा दीदी? बाबूजी का घंटा? कुछ नहीं मिलेगा। मेरी जान बचाने के लिए इस घर को जलाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा डायलॉग तो समझ में आ गया, लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आया दीदी। नैनी दिखने में मासूम लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा जिद है। वो किसी चीज को पाना चाहे तो उसे पाकर ही रहती है। और इस मामले में भी गायत्री देवी की जान लेने वालों के बारे में पता लगाने तक वो चुप नहीं बैठेगी। वो रुकेगी नहीं। वो डेफिनेटली दोबारा इस घर में जरूर आएगी परशु। आग से खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं। खतरा आने वाला है ये जानने के बाद हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। इसलिए ये घर अब रहना ही नहीं चाहिए। दीदी, तुम्हारा दिमाग मामूली नहीं है। तुम अगर महाभारत के समय होती ना तो कौरवों की जरूर कुरुक्षेत्र में जीत हो जाती दीदी। हमारी गाड़ियां गांव से बाहर निकलते ही ये घर जल जाना चाहिए। इस घर में गायत्री माँ जी के अंगूठे की छाप जरूर मिल जाएगी। ये बात मेरा मन बार बार कह रहा है, लेकिन यहाँ से अब जाने का समय हो गया है। तिलोत्तमा मेम साहब जी जाने पर दबाव डाल रही हैं, लेकिन इन्हें कैसे समझाऊं, इन सबको कैसे रोकूं, समझ नहीं आ रहा। हासनी, विक्रांत कहाँ है? वो आ रहे हैं ससुर जी। नैनी, इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ बेटा? मेम साहब जी, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? पूछ सकती हूँ क्या कहकर परमिशन मांग रही हो? तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की आजादी है, पूछो। मतलब मेम साहब जी, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? यहाँ कुछ और दिन रहने का मन कर रहा है। कुछ और दिन हम यहीं रहना चाहते हैं मेम साहब जी।
दीदी, हमारा प्लान उल्टा होने वाला है। ये रुकने का प्लान बना रही है। कमाल करती हो नैनी, ये तुम्हारी सासू माँ का घर है। तुम जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह सकती हो। जब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिल जाती तुम यहीं पर रुक जाओ, ठीक है ना? ठीक है मेम साहब जी। नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन हमें यहाँ आए हुए 8 दिन बीत चुके हैं और कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो वहाँ हमारे बिजनेस पर भी इस बात का असर पड़ेगा ना। ये यहाँ रहना चाहते हैं तो बीच में तुम क्यों रोक रही हो? मतलब दीदी, यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए। काम है तो तुम लोग जाओ। विशाल और नैनी कुछ दिन यही रहने वाले हैं। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सभी हैदराबाद चले जाएंगे। विशाल और नैनी यहीं पर रहेंगे। जब हम वापस आएंगे तो इनके लिए कुछ बेहतर सरप्राइज लेकर के आएंगे तो तमाम। मतलब वही कि यहाँ होने वाली तमाम बातों को यहाँ आने के बाद इनको बताएंगे। असल में विशाल का आना जरूरी है। अगर विशाल यहाँ रहेगा तो वहाँ बिजनेस मीटिंग्स और बाकी सब कौन संभालेगा? संभालने के लिए ऑफिस का स्टाफ तो है ना। 8 दिन तक संभालने वाले और 4 दिन नहीं संभाल सकते क्या? संभाल लेंगे दीदी, लेकिन नुकसान होने पर वो चुप हो जाएंगे। उन्हें तो महीने में एक बार सैलरी मिलने से मतलब है बस। हमारे बिजनेस के बारे में उन्हें इंटरेस्ट क्यों होगा? वैसे भी बिजनेस के बारे में विशाल के अलावा किसी को भी पता नहीं है। विशाल ऑफिस में नहीं होगा तो हर तरफ से प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी दीदी। बेटा, तुम खामोश क्यों खड़े हो? मैं क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ। यहाँ पर हम बहुत उम्मीद से आए थे। माँ की जान लेने वाले वो हत्यारे कौन है, उनका पता लगाकर उनको खत्म करके एक बेटा होने के नाते माँ की आत्मा को मैं शांति दिलाना चाहता था। लेकिन बगैर सबूत लिए यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत दुख हो रहा है माँ। बेटा, तुम जितने दुखी हो रहे हो तुमसे भी ज्यादा मैं दुखी हो रही हूँ बेटा। चीटी को भी नुकसान ना पहुंचाने वाली गायत्री दीदी की जान लेने वाला वो हत्यारा कौन है ये पता चले तो तुम ही नहीं, तुमसे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगी। आप नहीं सासू माँ, उनके लिए तो मैंने चाबुक खरीदा है। पता नहीं ये हासनी चाबुक की याद दिलाकर मेरी जान लेना चाहती है क्या? इसीलिए सबसे पहले मैं उनको फटाफट मारकर उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। एक पागल, ऐसे मामले में तुम्हें नहीं पता है। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। बेटा विशाल, यहाँ रहकर मैं भी फिंगरप्रिंट्स ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन हमने पूरा घर छान मारा है। अगर कुछ होता तो अब तक हमें मिल गया होता। देखो बेटा, कोई चीज मिलने वाली हो तो उसे ढूंढने में समझदारी है, लेकिन जो चीज मिलने ही नहीं वाली उसे ढूंढना तो बेवकूफी ही है ना। गायत्री देवी जी के फिंगरप्रिंट इसी घर में है कहकर गंगाधर जी ने कहा था ना सासू माँ। यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ जाएंगे? वो जरूर यही मिलेंगे सासू माँ। और वैसे भी माइक के बंद हो जाने से कोई गायक अपना गाना गाना थोड़ी छोड़ देता है। थोड़ी मेहनत करके हमें और ढूंढा होगा और कुछ नहीं। हासिनी, उस गंगाधर ने बच निकलने के लिए हमसे झूठ कहा है। उसकी बातों पर भरोसा करके ढूंढते रहेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ भी नहीं होगी। बेटा विशाल, ये काम तुम्हारे लिए जितना जरूरी है हमारी कंपनी भी उतनी ही जरूरी है। बहुत से परिवार तुम पर निर्भर हैं बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो
वो सब सड़क पर आ जाएंगे। इस मामले के बारे में भी तुम्हें ही सोचना होगा बेटा। देखो बेटा, दिवाली आने वाली है ना, चाहिए तो अब जाकर दिवाली में वापस आएंगे, ठीक है ना? इनकी जल्दी जाने की जल्दबाजी देखकर, इनकी परेशानी को देखकर उस जादुई बक्से का और उनके बीच कोई संबंध जरूर है। मेरा शक यकीन में बदल रहा है। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, जैसा आप चाहो। बड़ी मौसी, माँ के कहे मुताबिक अब जाकर दोबारा दिवाली में ही आएंगे, ठीक है ना? ठीक है। वैसे गांव में मेरे भी कुछ काम है, अब मैं भी त्योहार पर ही आऊंगी बेटा। नहीं, अब फिर से हम त्योहार पर ही आएंगे। चलो विशाल। आपको चिताए बगैर ही मैं यहाँ से जा रही हूँ माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए। दीर्घायुष्मान भव। अब हम चलते हैं सरपंच जी। ठीक है हम बहन चलते जी। हैं। जी बेटा। चलिए। अच्छा, नैनी चलो, आइए भाभी। मुझे माँ जी के अंगूठे की छाप के सबूत मिल जाएंगे ये सोचकर मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन अब जब मिलने का मौका आया है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे हराने वाला इस धरती पर अब तक पैदा ही नहीं हुआ। हम इस गांव को पार करने वाले हैं। बाहर जाने से पहले वापस लौटकर घर जाने के लिए बस एक ही मौका है। इस मौके को मैं नहीं गंवा सकती। 1 मिनट में हम इस गांव से बाहर चले जाएंगे और 5 मिनट में पूरा घर जलकर सारे सबूत राख हो जाएंगे। चाहे भगवान भी नीचे आ जाए, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। हे विशालाक्षी माँ, गायत्री माँ की जान लेने वाले हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए किसी भी तरह आप हमारी मदद करिए माँ। नैनी, ऐसे पीछे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब जी, कुछ नहीं।
एक परशु, गांव पार करने में अभी सिर्फ 4 कदम बाकी हैं। एक बार गांव पार करेंगे ना, फिर चाहे बिजली भी गिर जाए हमें कोई रोक नहीं सकता दीदी। ओह माय गॉड, हम बहुत बड़े हादसे से बच गए आज। हाँ ससुर जी, जैसे फिल्मों में हादसा होने से पहले भगवान आकर बचा लेते हैं ना, उसी तरह हमें भी किसी ने बचाया है। जैसे ही तुमने अचानक से ब्रेक मारा, मेरे बेटे को क्या हुआ ये सोचकर 1 मिनट के लिए तो मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया था बेटा। आपका प्यार मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं होगा माँ। माँ जी, ये सब आपकी महिमा है। हमें वापस लौटकर जाने के लिए आपने इस रूप में रास्ता दिखाया है। ए परशु, ये बोर उठाकर बाजू में फेंक दो। ठीक है दीदी। बेटा चलो अब चलते हैं। ठीक है माँ। रुक जाइए साहब जी। आगे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए साहब जी। दीदी, लगता है वो पलटी मार रही है। शायद हमारी टेंशन फिर से बढ़ जाएगी। क्यों नैनी, क्या हुआ? वापस जाने के लिए क्यों कह रही हो? साहब जी, गांव को पार करते समय इस तरह का संकेत एक तरह का अपशगुन हो सकता है, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए और कल निकलते हैं साहब जी। क्या नहीं, तुम भी बारिश में पेड़ का गिर जाना, हवा से बोर्ड का गिर जाना, ये बहुत कॉमन है। इसे अपशगुन समझकर बेकार में क्यों डर रही हो? क्या तुम भी? सासू माँ, अपशगुन को इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे नजरअंदाज करने की वजह से परसों मेरी फ्रेंड की माँ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बेवकूफ, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? मेम साहब जी, बारिश में पेड़ और हवा से बोर्ड गिर जाते हैं। मैं आपकी बातों को बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन आपके कहने के मुताबिक यहाँ बारिश भी नहीं है और हवा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोर्ड गिर गया ना। हाँ बहन, ये लगता है अपशगुन है। सासू माँ, अब जो भी हो आप अपने दिल को थाम कर ही रखिए। ए, क्या बात कर रही हो? नहीं, हवा नहीं चल रही है, मानती हूँ, लेकिन बोर्ड पुराना होकर गिर गया होगा। आज बोर्ड की वजह से पीछे हट जाएंगे, पर अगर कल भी ऐसा हुआ तब भी पीछे हट जाएंगे क्या? ये क्या बात हुई? ये तो बेवकूफी हुई ना। नहीं, हाँ माँ जी, ये सब अंधविश्वास है। अगर इन बातों पे भरोसा करने लगे तो सब लोग हमें बुद्धू समझेंगे। बेटा विशाल, चलो चलते हैं, चलो। हाँ माँ। साहब जी जरा रुकिए। क्या हुआ नैनी? इस तरह से आपकी गाड़ी के आगे बोर्ड गिर गया है। गायत्री माँ जी आपको एक संकेत देना चाहती हैं। आपके आगे एक जिम्मेदारी रखी है। हाँ, माँ ने मेरे सामने जिम्मेदारी रखी है? ये तुम क्या बोल रही हो नैनी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं साहब जी, मान लीजिए कि ये बोर्ड कभी भी गिर सकता था, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बड़ा सा गेट बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। वो गेट माँ जी के नाम से रहेगा। इससे माँ जी का नाम लोग हमेशा याद रखेंगे। वाह, सुपर्ब नैनी, रियली व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। बहुत ही कमाल का आइडिया है। यहाँ माँ के नाम का एक बड़ा सा गेट बनाएंगे। इस गांव में जो भी इंसान अपना पहला कदम रखेगा उसे माँ का नाम दिखाई देगा।
और इससे इन गांव के लोगों में माँ का नाम एक पहचान बन जाएगा। माँ, आप क्या कहती हैं? दीदी के नाम पर इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, दिल सच में खुशी से भर गया है बेटा। बेटा, यहाँ से जाने के बाद सरपंच के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना। वो खुद ही वो गेट बना देंगे, ठीक है ना? चलो अब चलते हैं। बात वो नहीं है, मैं अपनी माँ जी के नाम एक अच्छा सा काम करवाना चाहती हूँ बस। साहब जी एक बेटे के तौर पर अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे तो अच्छा होगा। इससे गायत्री माँ जी को भी खुशी मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है नैनी, उद्घाटन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और बनने के बाद विशाल के हाथों ओपनिंग करवा देंगे, तब दीदी और खुश हो जाएंगी। नहीं माँ, ये बोर्ड पहले भी गिर सकता था, हमारे यहाँ से जाने के बाद भी, लेकिन वैसा कुछ भी ना होकर सीधा मेरे कार के सामने आकर गिरा। इसका मतलब माँ इस काम को मुझसे जरूर करवाने के लिए कह रही है। हाँ भैया, आपने सच कहा। और वैसे भी एक दिन में क्या जाएंगे, कल उद्घाटन करके परसों हैदराबाद निकल जाएंगे। सासू माँ, हैदराबाद चले जाएंगे कहकर इतना टेंशन क्यों ले रही हैं आप? इस गांव का आपको वास्तु पसंद नहीं आया या इस गांव में कोई प्रॉब्लम है, बताइए आप। गलती से बोल गई मैं, सॉरी। ठीक है तो अब हम घर चलते हैं। ठीक है डैड, चलिए। में आग लगाने को कहा था, उन लोगों ने आग लगाई या नहीं, इस टेंशन से सिर फटा जा रहा है। अरे ये तोता माचिस की डिब्बी को क्यों ले गया? लगता है माचिस को तोते ने जामुन समझ लिया। हे, तेरे पास तो माचिस है?
हाँ? अरे इस तोते को क्या हो गया? एक के बाद एक हमारा माचिस लेके जा रहा है। शायद उसको सिगरेट पीने की आदत है। नहीं, अगर बात ऐसी है तो एक एक लेकर जाएगा, दो क्यों लेकर जाएगा? बात तो सच है यार, कहीं इस घर को बचाने के लिए कोई आत्मा इस तोते के रूप में तो नहीं आई है। इस बार कैसे ले जा सकता है देखता हूँ। चलो इधर आओ। हे, तुम लोग इस बार चारों तरफ से मुझे घेर लो। इस बार तोता कैसे आता है, कैसे माचिस को ले जाता है और वो कैसे इस घर को आग लगाने से रोकता है, मैं भी देखता हूँ। चलो घेर लो मुझे। अरे अब मैं इन लोगों से माचिस लेकर कैसे आ पाऊंगा? लगता है कोई आ रहा है, चलो भाग निकलते हैं। निकल निकल, भाग भाग। अरे चल भाग यहाँ से, जल्दी भाग। चल चल भाग भाग जल्दी। दीदी, दीदी, लगता है घर को आग लगाए बिना हमारे लोग भाग निकले हैं। वो लोग भाग गए इसलिए हम बच गए हैं, वरना इस आग के साथ हम दोनों भी जल के खाक हो जाते अभी के अभी। दीदी देखो, वैसे ही मेरा बीपी हाई हो रहा है, तुम चुपचाप चलो। रुक जाइए, रुक जाइए। क्या हुआ दीदी? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे कोई पुलिस की जासूस है। कुछ हुआ है क्या आपको? क्या हुआ भाभी? पेट्रोल, पेट्रोल की बदबू आ रही है विशाल। पेट्रोल? हाँ। इस पागल हासनी ने पता लगा लिया, कहीं हम पकड़े ना जाए। दीदी उसकी छोड़ो, तुम जिस तरह टेंशन ले रहे हो ना, तुम खुद पकड़े जाओगे। हाँ हाँ, सच में पेट्रोल की स्मेल आ रही है। घर के आसपास ऐसे पेट्रोल की स्मेल कैसे आ सकती है? जब हम गए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आने के बाद ये पेट्रोल की महक क्यों आ रही है? कोई जानबूझकर पेट्रोल छिड़क कर गए होंगे बहन। तुम तो कमाल की हो हासनी बेटी, घर पर पेट्रोल कौन छिड़केगा? लेकिन ये पेट्रोल की स्मेल क्यों आ रही है मामा जी? वो देखो, वहाँ पर पेट्रोल का कैन पड़ा हुआ है, शायद वहाँ से स्मेल आ रही हो। विशाल, अब तो समझ गया ना? तो फिर और कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? क्या मतलब बनता है? अब चलो अंदर, चलो चलो सब लोग। चलिए डैड।
अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मैं हासिल करके रहती हूँ। और अब पहली बार जिंदगी में पहली बार खुद को हारते हुए देख रही हूँ मैं परशु। मुझे डराना आता है ना कि डरना, लेकिन अब हर क्षण एक डर मेरा पीछा करता रहता है। वहां सड़क पर जैसे ही क्रॉस कर रहे थे वो बोर्ड बीच में आकर गिर गया, और यहाँ जैसे ही घर को आग लगाने वाले थे ये काम भी पूरा नहीं हुआ। ये सब देखकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नैनी कामयाब होकर ही रहेगी। दीदी, ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है नैनी के साथ कोई ना कोई देवता तो है ही दीदी। और उसी देवता की वजह से नैनी के लिए गुड टाइम और हमारे लिए बैड टाइम चल रहा है दीदी। माँ जी, आपने मुझे दिखाया था कि आपकी अंगूठे की छाप यही है, और फिर से वापस भी बुला लिया आपने। मेरे पास बस 24 घंटे का ही समय है, और इसी 24 घंटे में मुझे हर हाल में आपकी अंगूठे की छाप ढूंढनी होगी। उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, और उन 24 घंटों में हम सिर्फ और सिर्फ उस पर ही अपनी निगाहें टिका कर रखेंगे। उसे किसी भी तरह अंगूठे का छाप नहीं मिलना चाहिए। माँ जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। जिन दुष्टों ने आपकी जान ली है उनको ढूंढ निकालना है और उनको सख्त से सख्त सजा दिलानी है। बस यही मेरी इच्छा है माँ। सुबह होने से पहले नैनी को वो अंगूठे का छाप नहीं मिले, ये ख्याल रखना। फिर समझ लेना कि हम बच गए और वो हार गई। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी। अगर उस नैनी पर देवताओं का आशीर्वाद है तो मैं भी एक राक्षसी हूँ। उस नैनी को और उसके साथ जो भी देवता हैं उन सब को निकल जाऊंगी मैं। तुम क्या बोल रहे हो शिवा? हाँ नैनी, कुछ लोग आए थे जो इस घर को आग लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनके हाथों से माचिस की डिब्बी उठा ली थी, पता है? तुम एक और बात जानती हो? अगर तुम लोग थोड़ी देर में आते तो वो लोग पक्का इस घर को आग लगा देते नैनी। इसमें कोई शक नहीं है शिवा। जब इस घर को आग लगाने की कोशिश की, इसका मतलब इस घर में गायत्री माँ जी के अंगूठे की छाप है। बस उसी डर से ये लोग इस घर को आग लगाना चाहते हैं। मतलब दुश्मन हम पर हर एक पल हर एक क्षण हम पर नजर रख रहा है। हाँ नैनी, तुम लोग जैसे ही घर से बाहर निकले थे वो लोग घर के पास आके घर को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है शिवा। क्या बात नैनी? कि गायत्री माँ जी के अंगूठे की छाप हम इस गांव में लेने के लिए आए हैं, ये बात दुश्मनों को कैसे पता चली? ये तो बस हमें ही पता था, इसलिए वो इस घर को आग लगाना चाहते हैं। वो दुश्मन सिर्फ तुम्हें ही नहीं जानते, बल्कि तुम भी उन्हें जानती हो। मैं उन्हें जानती हूँ? ऐसा कौन है? बताओ शिवा। और कौन? वो तिलोत्तमा मीम साहब। तुम जब से वो मैजिक बॉक्स लेकर आई हो तब से वो तिलोत्तमा डरी हुई है, जानती हो? जैसे ही तुम और विशाल बाबू यहाँ आने के लिए तैयार हो गए थे, तब से वो विशाल बाबू को यहाँ आने से किसी भी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि विशाल बाबू यहाँ ना आए। बेटा, तुम एक काम के लिए गांव जा रहे हो। मुझे एक तरफ खुशी भी हो रही है और दूसरी तरफ दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का माँ? तुम्हें कुछ देर नहीं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ खो दिया है बेटा। पता नहीं
तुम वहाँ कितने दिन रहोगे? कब आओगे? तब तक तो ये माँ तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। वहाँ तो वो विशाल बाबू को रोक नहीं पाई, इसीलिए यहाँ तुम लोगों के साथ आने का ड्रामा किया। इस घर को आग लगाने की पूरी कोशिश की गई है और इसके पीछे तिलोत्तमा ही है। इसके लिए सिर्फ यही बात काफी है नैनी। क्या बात है शिवा? गायत्री माँ जी को ये गांव वाले देवी की तरह मानते हैं और इस घर को एक मंदिर की तरह मानते हैं। इसीलिए इस घर को नुकसान पहुंचाने का यहाँ के लोग सोच भी नहीं सकते। और एक बात, तुम लोगों के यहाँ से जाते ही ये कोशिश की गई और इन सब के पीछे वो तिलोत्तमा नहीं है तो और कौन हो सकता है बोलो? हाँ शिवा, ये सब सोच रही हूँ तो मेरा शक उन पर और भी बढ़ता जा रहा है। गायत्री माँ जी की मृत्यु के पीछे कहीं तिलोत्तमा मेम साहब जी का हाथ तो नहीं? ऐसा शक हो रहा है। नैनी कहाँ? इस घर को आग लगाने की कोशिश की गई है, ये बात साहब जी को बतानी होगी। नहीं नैनी, विशाल बाबू से मत बोलो। ऐसा क्यों शिवा? इतनी बड़ी बात मैं साहब जी को क्यों नहीं बताऊंगी? विशाल बाबू का दिल बहुत कोमल है। ये घर उनकी माँ का है और यहाँ पर उनकी बहुत सारी अच्छी यादें बसी हुई हैं। अगर वो सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा नैनी। और अगर तुमने बताया कि तिलोत्तमा ने ये सब करने की कोशिश की है तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसा बताकर उन्हें दुखी करने से बेहतर है कि उन्हें कुछ मत बताओ नैनी। वैसी बात नहीं है शिवा। अगर मैंने जानबूझकर साहब जी को नहीं बताया तो वो सही नहीं होगा। अगर कल कौन है ये पता चल जाए तो, और उन्होंने मुझसे पूछा तुम जानती थी और तुमने नहीं बताया तो मैं उनकी नजरों में दोषी हो जाऊंगी शिवा। फिर तो तुम सच कह रही हो नैनी। नहीं, लेकिन ये तो निश्चित हो गया है ना कि इस घर में गायत्री देवी की हथेली की छाप है। अब तुमने अगर उस हथेली की छाप को हासिल कर लिया तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ठीक है शिवा, तुमने सच कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। अब जाकर सुकून मिला है। मैं जाकर अंगूठे की छाप ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है? ठीक है नैनी। हासनी मेम साहब जी, हासनी मेम साहब जी। क्या हुआ बहन? हासनी मेम साहब जी, ये बात तो तय हो चुकी है कि इस घर में गायत्री माँ जी की अंगूठे की छाप मिल जाएगी। सच में? हाँ मेम साहब जी, हमारे पास बस कल तक का ही समय है। कल गेट के उद्घाटन के बाद हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंगूठे की छाप ढूंढनी होगी। क्या आप उस अंगूठे की छाप को ढूंढने के लिए मेरी मदद करेंगी? तुम्हारे लिए नहीं नैनी बहन, हमारे लिए। अब कमर कस लो, देखते हैं कहाँ छुपा है वो, ढूंढ कर निकालेंगे उसे। चलो। ओहो, क्या बात है सुमन, कसम से बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। लेकिन तुम पे कभी कभी गुस्सा भी आता है। बताऊं क्यों? तुम्हारे इतने खूबसूरत होने का क्या फायदा? एक हीरोइन की तरह तुम्हारी खूबसूरती है, उसका फायदा उठाओ। लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ ही नहीं करता। छी, शर्म आनी चाहिए। अगर मछली कांटे में नहीं फंस रही है तो क्या करना चाहिए? उसे फंसाने के लिए जाल बिछाऊं क्या? सही है, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि अपने पति के सपने में आने लगूंगी और वो मेरे लिए पागल हो जाएंगे। अभी बताती हूँ।
ओहो, मेरी आंखों में जलन हो रही है। विक्रांत जी, पानी ले आइए ना, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आइए। ओ बाप रे, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है विक्रांत जी। विक्रांत जी, जल्दी से पानी लेकर आइए ना, मेरी आंखों में जलन हो रही है। अब बाप रे। नल में आ रहा होगा, देख लो। नल में आ रहा होता तो मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे पानी क्यों मांगती? कितनी बार बोल रही हूँ, पानी लाकर दीजिए। विक्रांत जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे प्यार नहीं करते हैं क्या? अच्छा, पराया समझ के थोड़ा सा पानी ला दीजिए ना प्लीज। विक्रांत जी, बहुत जलन हो रही है, लग रहा है मैं अंधी हो जाऊंगी। पानी लाकर दीजिए ना। माँ। ठीक है, थोड़ी देर सह लो, मैं किसी से पानी भिजवाता हूँ। हाँ? अब अगर किसी और से पानी भिजवाएंगे तो वो आप पे हंसेंगे, कहेंगे पत्नी की आंखों में जलन हो रही है और ये मुझसे पानी भिजवा रहे हैं। ये ठीक रहेगा क्या? क्यों हंसेंगे? इसमें ऐसी क्या गलत बात है? हाँ? सिर्फ हंसेंगे ही नहीं, आपसे पूछेंगे कि तुम्हारी पत्नी के लिए हम क्यों पानी ले जाएं? बताइए। माँ, ओफो। विक्रांत जी, अगर ऐसे करेंगे ना तो लोग ये बात समझ जाएंगे कि हमारे बीच में झगड़ा है। सबके सामने मेरा अपमान मत करिए प्लीज। बहुत जलन हो रही है। आप बहुत बुरे हैं विक्रांत जी, आपका दिल ना पत्थर का हो गया, पत्थर का। अच्छा होगा कि मैं अंधी हो जाऊं, कम से कम मेरे ऊपर तब आपका गुस्सा कम हो जाएगा। माँ, बहुत जलन हो रही है आंखों में। ठीक है, ला रहा हूँ, रुको। बाप रे, आंखें, मेरी आंखें जल रही हैं। ये लो, लेकर जाओ। हाँ? मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पा रही हूँ, बाहर आके पानी कैसे लूंगी? अब तक तो बाहर थी ना, तो अब आकर लेकर जाओ। मेरी आंखें जल रही है विक्रांत जी, आप आके पानी दीजिए ना। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, ला रहा हूँ, रुको। सॉरी। ऐसे समय पे पति पत्नी को सॉरी बोले सुनने में अच्छा नहीं लगता। तुम बोलना बंद करो और मुंह धो लो। नैनी, क्या हुआ साहब जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं साहब जी? क्या हुआ? अगर किसी में स्वार्थ नहीं है तो वो इंसान भगवान जैसा होता है, ऐसा मेरी माँ ने मुझे बचपन में बोला था। अब तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ की कही वो बात 100% सही है। हाँ नैनी, तुम पर जो विश्वास करते हैं तुम उनके लिए जीती हो, ना कि तुम खुद के लिए जीने वाली लड़की हो। हाँ, तुम मेरी माँ की आत्मा की खुशी के लिए बहुत कुछ कर रही हो नैनी। मेरी माँ की आत्मा को शांति देने के लिए एक बेटे होने के नाते मैं कितने कुछ मुश्किलें उठा रहा हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा मुश्किलें तुम उठा रही हो नैनी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है साहब जी, माँ जी का ऋण चुका रही हूँ। मैं एक अनपढ़ गांव की लड़की हूँ, बचपन से बस यही सुनती आई हूँ कि मैं बहुत मनहूस हूँ।
आपने मुझे पत्नी का स्थान देकर एक महान जीवन दिया है, तो फिर एक ऐसी महान दिल वाली माँ जी की सारी जिम्मेदारियों को निभाना क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है? नैनी, तुम जो मुश्किलें झेल रही हो, एक तरफ मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर दूसरी तरफ मुझे दुख भी है नैनी। नैनी, अब तक मैंने कितनी कोशिशें की हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन थोड़ा और कोशिश करने पर जो हम चाहते हैं वो हमें हासिल होकर ही रहेगा। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि ये सब चीजें अपने दिमाग से हटाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। और 1 घंटे में हमें भूमि पूजन के लिए जाना होगा, फिर हमें निकलना भी तो है। साहब जी, मुहूर्त के लिए अभी 1 घंटा बाकी है। इस बीच हम जो ढूंढ रहे हैं वो शायद किसी न किसी रूप में हमें मिल जाए। आप जाइए साहब जी, मैं आती हूँ। नहीं, यहाँ कुछ हासिल नहीं हो रहा है। बेवजह फिर से तुम दुखी हो जाओगी। मेरी बात मानो, चलो चलते हैं यहाँ से। साहब जी, हो सकता है इस एक प्रयास में सफल हो जाऊं, इस पल में सफल हो जाऊं। इसलिए मैं आखिरी पल तक कोशिश करूंगी साहब जी। आखिरी पल तक प्रयास करती रहेगी वो नैनी। तो क्या वो हासिल कर लेगी दीदी? 1 घंटे में वहाँ भूमि पूजन हो जाएगा और उसके बाद वो एक पल भी यहाँ रुकने वाली नहीं है। और समझो इस 1 घंटे में अगर कुछ अद्भुत हो भी जाता है तो भी नैनी को वो हथेली की छाप नहीं मिलेगी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब तक ये बात नैनी को पता चल गई होगी और वो रो रही होगी दीदी। इसलिए अब हमें ये सब सोचकर टेंशन लेने से बेहतर है कि रेडी होकर वहां जाएं और नारियल का टुकड़ा खा लेंगे दीदी। अगर ग्लास में आधा पानी भरा है तो आधा पानी कहकर हम निराश हो जाते हैं, लेकिन एक आशावादी यही सोचेंगे कि आधा पानी तो है ना। और वो नैनी उसी कैटेगरी में है। वो निराश होने से ज्यादा विश्वास रखती है। जान जाने के लिए एक पल ही बहुत है और हमारी जिंदगी तबाह होने के लिए ये 1 घंटा काफी है। अब हमें बहुत अलर्ट रहना होगा परशु। नैनी, भले ही हमारे पैर अलग हो, लेकिन हम एक हैं, हम साथ चलेंगे। अगर तुम जीत गई तो वो जीत मेरी भी होगी। ऑल द बेस्ट। नींद आ रही है बहन। हासिम साहब जी, हमारे पास बस 1 ही घंटा है। इस बीच हमें किसी भी तरह से गायत्री माँ जी के अंगूठे की छाप ढूंढनी होगी या उससे संबंधित कुछ भी। बहन, इस घर के कोने कोने पर तलाश कर चुकी हूँ। ढूंढते ढूंढते घुटनों में दर्द हो गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ अब तक। मैं क्या करूँ? अब तो ढूंढने का कोई मतलब नहीं लग रहा है मुझे बहन। सच कह रही हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है मुझे। नहीं हासिम साहब जी, वो भगवान और गायत्री माँ जी हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अंगूठे की छाप से संबंधित कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। निराश होने से अच्छा 1 और घंटा हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है बहन। ये 1 घंटा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जो हमें पाना है उसकी पूरी उम्मीद से ढूंढेंगे, ठीक है ना? ठीक है बहन, मुझे तो कोई विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारे आधार पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है ना? टड़न, टड़न। विशाल, नैनी कहाँ है? वो बाद में आएगी बोल रही है। हमें जाने के लिए बोला है। ओह। जीजा जी, माँ जी तो अभी तक नहीं आई। माँ भी आ ही रही है। भैया, वहाँ कुछ तैयारी भी करनी है, चलो चलते हैं। हाँ चलो। चलिए डैड।
साहब जी, अंगूठे की छाप से संबंधित कुछ सबूत मिले क्या आपको? नहीं बहन, ढूंढ ढूंढ कर आंखों में और घुटने में दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है जिंदगी में। हमारे पास बहुत कम समय है मेम साहब जी। वहाँ भूमि पूजन होते ही हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। उसके बाद हमें कुछ भी ढूंढने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला। सब बेकार है बहन, पूरा घर छान मार चुकी हूँ, फिर भी नहीं मिला। देखो ना। नहीं मेम साहब जी, मुझे विश्वास है कि हमें जरूर कुछ मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है, सब्र रखिए। बहन, हम जितना भी मेहनत करके क्यों ना ढूंढ ले, कोई फायदा नहीं है। मेरी बात सुनो, हमें वहाँ भूमि पूजन के लिए जाना चाहिए। रेडी हो जाओ, चलो। हाँ जी मेम साहब जी, सुनिए तो। कुछ नहीं मिलने वाला बहन, तुम जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ बस।